हेलो बच्चों। आ जाओ, चलो देखो ज़रा फटाफट से एक बार एक आधी चीज़ें अपनी और रहती हैं इसमें, उसको ख़त्म करके बस फटाफट से फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन की बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह कराई बेटा, पेपर में पूछी जाएंगी, उसको ढंग से तैयार करना है एक एक चीज़ को, ठीक है। और उसी तरह से थोड़ी सी इंटीग्रेशन की भी एप्लीकेशन होती है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि एफ बेटा, जैसे एफ ऑफ एक्स होता है, ये एफ ऑफ एक्स ये बेसिकली क्या होता है, ये कर्व ही तो होता है। ये क्या होता है, कोई कर्व होता है ना। तो मान लो कि अगर मैं उसे ऐसे दिखाना चाहूँ, अगर ऐसे एक्स वाई एक्सिस पर ऐसे दिखाना चाहूँ, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मैंने बोला अगर मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है, मैंने बोला ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज अ कर्व, है ना। तो बेटा जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, दिस इज नोन एज एरिया अंडर द कर्व। दिस इज नोन एज एरिया अंडर द कर्व। तो मुझे आज के बाद समझ आना चाहिए कि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली मान लो अगर कर्व यहाँ से यहाँ तक है, अगर कर्व जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व है। देखो मैं तुम्हें करके बताता हूँ, एग्जाम्पल एकदम ढंग से समझाऊंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक है। तो सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया इस तरह से, क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया कि अ कर्व, क्या सवाल बोला गया, अ कर्व इज गिवन एज, इज गिवन एज बोला गया y इज इक्वल टू -2x+4, y इज इक्वल टू -2x+4। बोला गया कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। अच्छा भाई, सुनो बेटा, इस सवाल को ना एकदम टेक्निक की तरह समझना, क्योंकि ये बिल्कुल एंटायरली न्यू कंसेप्ट है जो मैं तुम्हारे सामने अब लेके आ रहा हूँ ना। इससे डरना मत, ये हमेशा तुम्हारी परेशानियों को कम करेगा। ये ब्रह्मास्त्र की तरह तुम्हें सीखना है कि भैया ये मेरा ब्रह्मास्त्र है और मुझे ये सीखना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं आएगा ना बेटा, बहुत सारी जगह गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल मन के साथ एकदम खुश होकर एकदम ढंग से इसको सीखना, इससे घबराना मत बिल्कुल भी, समझना ये तो मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र की तरह इसको लेना है एकदम, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, देखो। तो अगर जो मैंने तुम्हें पहले कर्व जब मैंने पढ़ाया था, तुम्हें कर्व की शक्ल पढ़ाई थी, तो जैसे जिस बच्चे को अगर ये याद होगा ना, वो बच्चा फटाक से समझ जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप है -2 और जिसका वाई इंटरसेप्ट है 4। तो बच्चा, अगर मैं बोलूँ कि इसको ग्राफ बनाने के लिए, बच्चा ग्राफ भी बना देगा आराम से। कैसे बनाएगा, जो अगर अच्छा बच्चा होगा, जिसने पुराने लेक्चर अगर अच्छे से अपने देखे हैं, तो वो 1 मिनट में ग्राफ बना देगा। अगर ये वाई है, अगर ये एक्स है, तो भैया बच्चे से जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, बच्चा 1 मिनट के अंदर ग्राफ बना देगा। सर दिस इज द वाई इज इक्वल टू -2x+4। तो मैं जब पूछूंगा बच्चे को, तो बच्चा बोलेगा सर m जो है ना वो -2 है, इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो है 4, इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो है 4। तो मैं अगर बच्चे से पूछूंगा कि बेटा बता ये कहाँ पर काटी है, तो बेटा बोलेगा, बच्चा बोलेगा कैसे कि सर जहाँ पर काटी, जहाँ पर वाई जीरो होगा, तो वाई जीरो कहाँ होगा, एक्स इक्वल टू 2 पर होगा। तो मैं एक्स इक्वल टू 2 डालो तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये जो पॉइंट है ये है एक्स इज इक्वल टू 2, ये जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो मैंने क्या बोला कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो बच्चा बोलेगा सर काहे इंटीग्रेशन के सर चक्कर में पढ़ा रहे हो, सर सीधा दिख तो रहा है सर एरिया अंडर द कर्व क्या है। मैंने बोला बता बेटा क्या है, तो बच्चा ये बोला सर एरिया अंडर द कर्व है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे यही तो है, अरे यही तो है, वाई इक्वल टू 4 क्या है, इसकी हाइट है, एक्स इक्वल टू 2 क्या है, इसका बेस है। तो बोला सर 4 यूनिट, 4 यूनिट। अब वो मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ बेटा देख, तेरी बात एकदम बिल्कुल सही है। अब मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक नई टेक्निक सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, एक नई टेक्निक सिखा रहा हूँ। क्या टेक्निक है, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र सुनो। मैंने बोला कि बेटा अपन क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल को ना बहुत छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में तोड़ लेते हैं। किसमें, स्ट्रिप में, स्ट्रिप मतलब पट्टियों में। कितनी पट्टियों में तोड़ लेते हैं, छोटी छोटी पट्टियों में अपन ऐसे तोड़ लेते हैं। लॉजिक सुनो, जो मैं कह रहा हूँ ना उसे दिमाग के अंदर जाने दो, खुल के एकदम अच्छे से जाने दो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अपन इस बहुत बड़ी ट्रायंगल को ऐसे बहुत छोटी 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 ऐसे पट्टियों में अपन इसको ऐसे तोड़ लेते हैं। तो उनमें से एक और पट्टी, अब उन पट्टियों के जुड़ने से ही बेसिकली ये पूरी की पूरी ट्रायंगल ऐसे बनी होगी ना, उन पट्टियों के जुड़ने से ही पूरी की पूरी ट्रायंगल ऐसे बनी होगी। अब जरा ध्यान से सुनियो, मैंने बोला कि मैं यहाँ से कहीं x दूरी पर गया। अप्रोच सुनो, टेक्निक सुनो, टेक्निक की तरह सुनना उसे। मैंने बोला मैं यहाँ से कहीं, देख यहाँ से बिल्कुल ओरिजिन से कहीं x दूरी पर गया और मैंने एक पट्टी मान ली। मैंने क्या मान ली है, एक पट्टी मान ली। मैंने कहा ये पट्टी है अपनी, ये पट्टी बहुत पतली है, इतनी पतली कि तुम्हें ये बिल्कुल फर्क ही ना दिखाई दे, बिल्कुल, है ना। तो ये पट्टी का एरिया देखो, ये रहा पट्टी का एरिया, ये रहा, बिल्कुल टेक्निक की तरह देखें इसे। अच्छा, तो बोला सर ये पट्टी की सर मोटाई कितनी मानी है। मैंने बोला पट्टी की मोटाई बेटा मैंने मानी है dx। क्या मानी है, dx, ठीक है। किसी के भी आगे अगर d लग जाए, इसका मतलब छोटा सा, वही बिल्कुल इतना सही तुसा बिल्कुल एकदम ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये रहा, तो dx मोटी अपन ने पट्टी मानी
और बोला सर ऊंचाई कितनी मानी, मैंने बोला बेटा ऊंचाई मानी है y, ऊंचाई मानी है y। बोला सर ऊंचाई तो देखो सर हर जगह चेंज हो रही है सर, यहाँ ऊंचाई कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ। मैंने कहा नहीं बेटा, ये पट्टी ना इतनी पतली है, ये पट्टी इतनी पतली है कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में फर्क ही नहीं है, तो ऊंचाई तो वाई हो गई ना फिर। हाँ बोला सर यहाँ वाई सर कम है सर, यहाँ वाई जाए कैसे सर। मैंने बोला बेटा पट्टी की जो मोटाई वो इतनी कम है, डीएक्स इतना छोटा है कि वाई में कोई चेंज नहीं। बच्चा बोला ठीक भाई। तो मैंने बोला कि बेटा इस पट्टी का जो एरिया आएगा वो आएगा छोटा सा एरिया डी ए, वो आएगा छोटा सा एरिया डी ए। बात समझ आई। इस पट्टी का जो एरिया होगा वो पूरा थोड़ी एरिया हो जाएगा, पट्टी का एरिया तो छोटा सा होगा ना। अच्छा एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है dx, ऊंचाई है y, तो एरिया क्या हो गया y dx। एरिया क्या हो गया y dx। यार हाँ ना तो बोल यार, एरिया हो गया y dx। बेटा ये छोटा सा एरिया है, ये क्या है छोटा सा एरिया। जब छोटे से का पूरा करना हो तो उस समय इंटीग्रेट करा जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होती है, जोड़ने की टेक्निक होती है। इंटीग्रेशन क्या होती है, जोड़ने की टेक्निक होती है। तो अगर थोड़े से बड़ा करना हो, है ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत, ऐसा है थोड़ा 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 करके पूरा पूरा अपने को जोड़ देना, अपने को पूरी की जरूरत है एकदम, ठीक है। तो जब थोड़े से जब पूरा बनाना हो तो आप इंटीग्रेट कर दो, आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। आज के बाद हमेशा याद रखना, जब भी मैं बोलूँ कि भैया ये छोटा सा है, पूरा करना है तो क्या करें, पूरा करना है तो इंटीग्रेट करें, पूरा करना है तो क्या करें, इंटीग्रेट करें। लो भैया अच्छा, तो पूरा करना है तो इंटीग्रेट करें। मैंने कहा चलो इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट। टेक्निक की तरह एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह सुनना है इसे एकदम, ठीक भाई। तो पूरा करना है तो क्या करें, इंटीग्रेट करें। अच्छा भाई ठीक। अब देख दिक्कत क्या है कि अगर ये पट्टी तुमने यहाँ की बजाय यहाँ मानी होती तो x कुछ और होता और y कुछ और होता, है ना, x कुछ और होता हो तो y कुछ और होता। ये पट्टी थोड़ी सी यहाँ मान लेते तो x कुछ और होता और y कुछ और होता। मतलब बेसिकली x और y दोनों ही वेरिएबल हैं, x और y दोनों ही वेरिएबल हैं। और इंटीग्रेशन करते हुए मुझे ये बात ध्यान रखना है कि दोनों में से सिर्फ एक वेरिएबल हो, मतलब कि एक को दूसरे के टर्म में लिख पाओ आप, तो वो तो लिख ही सकते हो ना, दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो बेटा डी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, a, डी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, a, छोटा सा है ना, इंटीग्रेशन ने डिफरेंशियल को मार दिया, समझ लेना तुम लोग। तो एरिया हो गया पूरा ऐसे a, ठीक है। अच्छा y क्या है, y है माइनस टू एक्स प्लस फोर और साथ में dx। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आ रही है, ध्यान से देख। तो एरिया क्या लिखा गया, अब देख दो इंटीग्रेशन हो गए, ये दो इंटीग्रेशन हो कैसे, माइनस टू एक्स और साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन फोर और साथ में dx, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन किसका है, जिसके साथ d लगा हो ना उसका इंटीग्रेशन है, तो किसका इंटीग्रेशन है, x का। किसका इंटीग्रेशन है, x का, तो लिमिट भी लगेगी x की। जिसका इंटीग्रेशन होता है, आज के बाद हमेशा याद रखना है, जिसका इंटीग्रेशन होता है उसी की लिमिट लगती है, जिसका इंटीग्रेशन होता है उसी की लिमिट लगती है। अच्छा लिमिट लगती है, लिमिट क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट मतलब कहाँ से कहाँ तक। तो बेटा ध्यान से सुन, तो एक बिल्कुल पतली सी पट्टी आप या तो यहाँ मान सकते हो, या आप एक पट्टी बिल्कुल बिल्कुल नेग्लिजिबल मोटाई की बिल्कुल डॉट जैसी पट्टी एक आप यहाँ मान सकते हो। ना तो यहाँ पर पट्टी मान सकते हो ना यहाँ पर, अबे एरिया ही नहीं है उसका, कहाँ पट्टी मानोगे। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना, तो यहाँ थोड़ी ट्रायंगल है, यहाँ थोड़ी ट्रायंगल है। ट्रायंगल कहाँ से कहाँ है, एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर और एक्स इज इक्वल टू टू तक, एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर और एक्स इज इक्वल टू टू तक, तो भाई लिमिट है जहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर और टू तक, जीरो से लेकर और टू तक, ये लिमिट हो गई, है ना। देखो सुनो जरा एक बार ध्यान से देखो, माइनस टू और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाय टू और जीरो से फोर, फोर बाहर आया, डेक्स का इंटीग्रेशन एक्स और जीरो से टू, जीरो से टू, ध्यान से देख टू ने टू को मार दिया। अब सुनो जरा ध्यान से, तो ये क्या है माइनस, और ये कितना है दो दूनी, अच्छा ये चार आया ना, तो चार चौके 16, सही कर रहा हूँ ना मैं, ध्यान से गलत ना करूँ मैं कुछ भी, देख चार चौके 16 माइनस जीरो प्लस चार, और ये आया टू माइनस जीरो, तो ये आया माइनस, कुछ गलत तो नहीं करा यार, सही चल रहा है ना मामला, देख लो एकदम अच्छे से। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, मुझे तो लग रहा है कुछ गलत कर दिया है अपन ने, है ना। ये कितना आया, ये कितना आया, ये आया एक्स स्क्वायर बाय टू, और अच्छा लिमिट जीरो से टू तक है ना, लिमिट कहाँ है, जीरो से टू तक है, जीरो से फोर तक कहाँ हो गई, है ना, जीरो से टू तक। तो ये कितना आया, दो दूनी चार, ये आया दो दूनी चार, अच्छा तो ये आया माइनस का फोर, ये आया माइनस का फोर प्लस चार दूनी आठ, तो कितना आया फोर, एरिया आया फोर यूनिट। देख पहले जितना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब जो हमने करा जो समझा बिल्कुल सही है, जो टेक्निक मैं जो सीख के आया हूँ वो बिल्कुल सही है। क्या करना कि छोटा सा एरिया पहले लिख देना, उसको इंटीग्रेट करके पूरा लिख देना, यही टेक्निक है बेटा, यही टेक्निक है कि सबसे पहले छोटा सा लिखें, उसको पूरा करने के लिए इंटीग्रेट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो एक बार इसको अच्छे से नोट करो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा हेडिंग बनाना, ठीक है। क्या हेडिंग बनाओगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है।
चलो ज़रा एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक ऐसा ही सवाल मैं तुमसे कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। सॉल्यूशन देख के तुम्हें और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार देख इस तरह के सवाल मैं कर सकता हूँ, है ना? सुनो, बोला गया अ कर्व इज गिवन एज a curve is given as y is equal to x square, y is equal to x square बोला गया find area under the curve, find area under the curve from x is equal to 0 to 3, x is equal to 0 to 3। अच्छा, तो सबसे पहले ये करने के लिए बच्चे को पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा बनने वाला है ना? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा बनने वाला है, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बताया था ना। देखो ध्यान से देखो, तो ऐसा होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो ऐसा था कि नहीं था? ऐसा ही था ना। अब ध्यान से देखो बेटा, तो अगर ये लिमिट अगर उसने नहीं दी होती ना, तो कितना, अब देखिए तो इन्फाइनेट तक जा सकता है ना, तो इसका एरिया भी अंडर इसका बिल्कुल इन्फाइनेट तक चला जाता। इसीलिए इसने लिमिट दे दी कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर और कहीं x इज इक्वल टू 3 तक के अंडर का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है ना? अब ध्यान से सोच, अगर कोई बच्चा ट्राइंगल वाले में शाण पत्ती लगा के कर भी देता, अब लगाओ शाण पत्ती, अब यहाँ है ही नहीं भाई साहब, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ये, अब ये कुछ और है। अब देखो तुम्हें ये आर्बिट्रेरी एरिया निकालना, देखो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आएगी ना, तुम कैसा भी एरिया निकाल सकते हो, है ना? मजेदार बात है ना? तो अप्रोच मेरी कभी भी चेंज नहीं करेगी, अप्रोच मेरी हमेशा वही रहेगी, क्या कि कहीं भी x दूरी पर जाएं और एक छोटी सी पट्टी मान लें, एक छोटी सी पट्टी मान लें जिसकी मोटाई होगी dx, जिसकी ऊंचाई होगी y, जिसकी ऊंचाई होगी y। अब इसका छोटा सा एरिया लिख दो, इसका छोटा सा एरिया क्या है? ये तो y dx है, अरे ये तो y dx है। अच्छा, तो एरिया क्या हुआ? y की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर और साथ में dx से छोटा सा एरिया है, पूरा करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, है ना? एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से 3 तक, मतलब 0 से 3 तक का एरिया निकालना, उससे आगे के एरिया से मेरा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एरिया इज इक्वल टू कितना आया बेटा? या देख एक्स की क्यूब बाय 3 और 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, तो एरिया कितना आया? 1/3 आ गया बाहर, एक्स की क्यूब मतलब 3 3 होती है 27 माइनस 0, तो एरिया कितना आ गया? 3 निम 27, 9 यूनिट, एरिया कितना आ गया? 9 यूनिट। अब वो मीटर में होता तो 9 मीटर स्क्वायर आ जाता है ना। अब देखो तुमको लिमिट अगर दे देता -3 से 3, तो -3 इस तरफ आता, तो तुमको ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ता, तो ये एरिया लिमिट लगा देते -3 से +3, तो भाई साहब पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाता। एरिया अंडर द कर्व, नीचे वाला जो एरिया है ना वो कैलकुलेट हो जाता है ना। बड़ी मजेदार बात, देखो एरिया कैसा भी हो भाई साहब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तुम्हें फील आ रही है अब कि मैं क्यों तुम्हें इतना सब सिखाया, ताकि देखो कैसा भी एरिया हो भाई साहब तुम कैलकुलेट कर सको। फिजिक्स में तो बहुत जगह नापना पड़ सकता है ना भाई, फिजिक्स में तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये कितना वो कितना, ये नापो वो नापो, तो भैया जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए देखो अपन ने पहले तुमको एक ब्रह्मास्त्र दे दिया कि भाई कैसा भी हो जाए अपन हमेशा उसको कर पाएंगे। पक्की बात है एकदम बेटा, सोच ले। अब सिखाने को तो मैथमेटिक्स में बहुत कुछ है, मैथमेटिक्स का तो देखो कोई उसमें वो नहीं है, ओड नहीं है कोई भी, ना फिजिक्स का कोई ओड है ना मैथमेटिक्स का, तो अपने को बेसिक बेसिक एक थोड़ा सा फील आ जाए ना, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? अब जरा देखो, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था कि बेटा फिजिक्स में चीज़ें नापनी पड़ती हैं ना, मापनी पड़ती हैं बार बार अपने को। कभी अपने को लेंथ मापनी पड़ सकती है, वजन तोलना पड़ सकता है, टाइम मापना पड़ सकता है कि नहीं यार? करंट मापना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, टेम्परेचर मापना पड़ सकता है ना? तो मेजरमेंट का फिजिक्स में बेटा बहुत बड़ा रोल है ना। तो मेजरमेंट करने के लिए मुझे पता होनी चाहिए कि किसकी कितनी यूनिट है, किस तरह से नापा जाता है, भाई मुझे पता होना चाहिए ना कि अपन मास को अपन किलोग्राम में नापते हैं या ग्राम में नापते हैं, या कभी कभी उसमें पाउंड में भी नापते हैं। केक वेक लेने गए हो, केक वाले की दुकान पे पाउंड में रहता है, वो 1 पाउंड का केक दूं कि 2 पाउंड का, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता यार? यार हाँ ना, तो बोल दे यार, पक्की बात एकदम। सोच ले, मैं पिछले टाइम ऐसे यूरोप में था, उस टाइम पे भाई साहब ऐसे ही होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें उसमें पाउंड में नापते हैं, सारी सारी की सारी चीज़ें पाउंड में नापते हैं, ठीक है? तो अपने यहाँ तो पाउंड नहीं चलता, अपने तो किलोग्राम विलोग्राम चलता है। टाइम को सेकंड वेकंड में नाप लेते हैं, है कि नहीं यार? ऐसे करते हैं। लेंथ को कैसे नापते हैं? लेंथ को मीटर में नापता है, कोई सेंटीमीटर में नापता है कि नहीं यार? नापते कि नहीं नापते? कोई कोई फुट में भी नाप लेता है ना? तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो देखो 3 तरह के सिस्टम में तुम्हें बताता हूँ, है ना? एक सिस्टम होता है बेटा, इसको कहते हैं एफपीएस। क्या कहते हैं इसको? एफपीएस। एक सिस्टम होता है सीजीएस, एक होता है सीजीएस, और एक होता है एमकेएस, एक होता है एमकेएस। घबराओ मत, बिल्कुल आसान है। देखो, तो क्या नापने की बात कर रहा हूँ मैं? नापने की बात कर रहा हूँ लेंथ को, मास को और टाइम को। लेंथ को, मास को और टाइम को। देखो जरा ध्यान से देखो, तो एफपीएस में लेंथ को नापते हैं अपन फुट में, किस में नापते हैं? फुट में। और मास को नापते हैं पाउंड में, किस में नापते हैं? पाउंड में।
और टाइम को मापते हैं सेकंड में, टाइम को मापते हैं सेकंड में। देखो टाइम तो हर जगह सेकंड में ही मापा जाता है ना, यहाँ पर लेंथ को मापा सेंटीमीटर में। कैसे मापा? सेंटीमीटर में। मास को मापा ग्राम में, मास को मापा ग्राम में, और टाइम को तो मापा अगेन सेकंड में, है ना। बेटा मैथमेटिकल वाला चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, वो अपन एक नया चैप्टर की बात कर रहे हैं अपन, नया फिजिकल मेजरमेंट फलाना ढिमकाना ऐसे कहते हैं किताबों में। तुम बस सुनो जो मैं कह रहा हूँ, सुनते जाओ ध्यान से। देखो यहाँ पर मास को किस में नापा, देखो मास को किस में नापा तुम बताओ, लेंथ को किस में नापा, मीटर में नापा, किस में नापा, मीटर में। अच्छा के इसको के से किलोग्राम है ना, उसको मास को मापा किलोग्राम में, किस में नापा, किलोग्राम में। टाइम को तो अगेन सेकंड में, टाइम को तो अगेन सेकंड में, ठीक है। पर बेटा अपने लिए तो ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, अपन ज़्यादा मीटर किलोग्राम और सेकंड की ही बात करेंगे, अपने लिए ज़्यादा दो का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा भाई ठीक है, तो मैंने नापा, भाई चीज़ों को मापना बहुत ज़रूरी होता है, बिना चीज़ों को मापे मुझे क्या पता चलेगा कि भाई कैसा हो रहा है कितना बड़ा नहीं है। अब मान लो तुम्हारे लिए पैंट शर्ट का कपड़ा लेना जाए, तुम्हें पता ही नहीं हो भाई साहब, तुम मोटे हो कि तुम पतले हो, कितने मोटे हो कितने पतले, तुम्हारी कमर का साइज़ कितना है, तुम्हारी लेंथ कितनी है, तुम्हारे हाथों का साइज़ कितना है, तुम्हारी चेस्ट कितनी है, ये सब नापना पड़ेगा ना यार। पता चले तुमको झबला बना के फैला दिया यार, यार हाँ ना तो बोले यार। अब ऐसा हो जाएगा तो कोई उसमें अच्छी बात यार, पता चले तुम्हारे लिए भाई साहब ऐसी शर्ट लेके आए जो दूसरी क्लास के बच्चों को आ रही है, तुम्हारे को तुम क्या पहनोगे। तो चीज़ों को नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, चीज़ों को नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो कोई मज़े वाली बात उसमें नहीं, ठीक है। तो नापने के लिए मैंने इस तरह की चीज़ें तुम्हें बताई, FPS, CGS और MKS, है ना। तो इस तरह के सिस्टम अपने पास होते हैं। अब सुनो बेटा, ज़रा ध्यान से सुनो। तो बेटा कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो बिल्कुल फंडामेंटल होती हैं। क्या होती हैं? फंडामेंटल। अब उन फंडामेंटल चीज़ों में जो चीज़ है, उसमें से देखो एक-एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो कुछ-कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेसिक फंडामेंटल, बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई बेसिक क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़, अच्छा बेसिक क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटी कह लो, बेसिक क्वांटिटी कह लो। उसमें जो सबसे पहली होती है, वो होती है मास। क्या होती है? मास। फिजिक्स में अपन ऐसे कैपिटल एम से या कभी स्मॉल एम से दिखाएंगे उसको, तो परेशानी नहीं होना उसके अंदर तो। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। अपन तो स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, ऐसा ही यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। MKS सबसे बड़ा होता है, ये FPS सीरीज सबसे बड़ा मतलब सब सुप्रीम एकदम, ठीक है। ऐसा यूनिट तो मैं यहाँ पर सबकी ऐसा यूनिट लिखूंगा अब, ठीक है। कौन सी यूनिट लिखूंगा मैं? सबकी ऐसा यूनिट। यूनिट मतलब जिसमें आप नापते हो, जिसमें आप नापते हो। जैसे 2 दर्जन केले, तो दर्जन क्या हो गया? केले को नापने की यूनिट हो गई। तुम्हारे राजस्थान में तो किलो में ही मिलते हैं केले, पता नहीं, है ना। या ऐसा हो गया कि 2 सेकंड 5 सेकंड, तो सेकंड क्या हो गई? टाइम को नापने की यूनिट हो गई, है ना। 5 मीटर 6 मीटर, तो मीटर क्या है? लेंथ को नापने की यूनिट हो गई, है ना। तो दूसरी जो इसी तरह से यूनिट है वो है बेटा लेंथ। वो क्या है? लेंथ। इसको अपन एल से दिखाएंगे फिजिक्स में, और जनरली इसको मीटर से दिखाएंगे अपन। कैसे दिखाएंगे? मीटर से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? मीटर से। बेटा जो तीसरी जो यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट, उसको कहते हैं टाइम। उसको कहते हैं टाइम, ठीक है। टाइम को टी से नहीं दिखाएंगे, हाँ टी से दिखा लो, चलो कैपिटल टी से दिखाएंगे टाइम को, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इसकी? सेकंड। यूनिट होती है इसकी सेकंड। इसके अलावा एक और फंडामेंटल चीज़ है, उसको कहते हैं टेम्परेचर। उसको कहते हैं टेम्परेचर। छोटा टी से दिखा लो, कैसे दिखा लो? इसकी जो यूनिट है उसको अपन केल्विन से दिखाएंगे, केल्विन के, ठीक है, केल्विन, ठीक है। ऐसे यूनिट हो गई इसकी, ठीक है। इसी प्रकार से एक और होती है चीज़, उसको कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? करंट। करंट भी बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी में लिया जाता है, और फिजिक्स में इसको आई से दिखाते हैं। फिजिक्स में कैसे दिखाते हैं इसको? आई से दिखाते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। वो होती है एम्पियर। अब इसके अलावा ल्यूमिनोसिटी भी होती है, कैंडेला वेंडेला उसकी यूनिट होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जिसको मोल वोल कहते हैं। उतना सब मैं नहीं लिख रहा, मैं तो अपने लिए अपने काम की बात लिखी मैंने तो। अब केमिस्ट्री में आता है मोल वोल। मोल भी बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, या जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है कैंडेला, चमक 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 चमक, उसको भी बेसिक क्वांटिटी में कहते हैं। बाकी उसका अपना कोई रोल इतना ज़्यादा नहीं। मैं तो कहता हूँ इन 5 का भी रोल नहीं है भाई साहब, इन तीनों का अपने लिए बहुत ज़्यादा रोल है, मास का, लेंथ का और टाइम का। मुझे तो इन्हीं की चर्चा करनी है, मुझे तो बेटा इन्हीं की चर्चा करनी है, मुझे तो इन्हीं के साथ स्टिक रहना है। और ये क्या होती हैं? इनको कहते हैं बेटा बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनको कहते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब जानते हो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और कुछ होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। कुछ होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब कि जो इन्हीं से निकल के आए, जो कि इन्हीं से निकल के आए। धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो जाओ, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा अभी तक? अपन ने देखा कि सिस्टम, भाई अपने को चीज़ों को नापने की आवश्यकता होती है, उसके लिए कुछ सिस्टम होते हैं। उसके लिए क्या होते हैं? कुछ सिस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? उसके लिए कुछ सिस्टम्स होते हैं। उनमें से 3 सिस्टम मैंने बताए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बताई बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बताई? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। और उनकी तुम्हें एसआई यूनिट मैंने बता दी, ठीक है। और फिर क्या बताया कि भाई उसमें से मास, लेंथ और टाइम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपने लिए होते हैं, ठीक है। चलो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आओ बेटा देखो ज़रा, सुनो, मज़ा आएगा तुम्हें, अच्छी अच्छी बात करते हैं। अब सुनो, तो बेटा अभी मैंने आपको कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के दर्शन कराए। क्या क्या?
भाई मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसी थी? फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी थी ये? फंडामेंटल क्वांटिटी। टेम्परेचर था है ना, 5 हो गई थी। बेसिक तो अपन ने 3 के साथ ही रहना है अभी, ठीक है? तो इन्हें अपन ने कहा फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है? इसके अलावा जो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो दूसरी टाइप की जो क्वांटिटी होती हैं, उन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, ये क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़? ठीक है? नाम से क्लियर हो रहा होगा, डिराइव करके आई हैं, जो कि डिराइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल से आई हों, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही आई हों, से ही आई हों, ठीक है? या फिर एक टेक्निकल डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए, किताबी डेफिनेशन? द क्वांटिटीज, सुनना जरा ध्यान से, द क्वांटिटीज विच कैन बी, which can be expressed, which can be expressed in terms of, in terms of fundamental quantities, in terms of fundamental quantities। अच्छा भाई, ठीक। फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में आप जिनको एक्सप्रेस कर पाओ उन्हें कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, एग्जांपल तो बताओ सर, डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब एग्जांपल? अरे ढेरों एग्जांपल है, भरे पड़े हैं भाई। क्या क्या? जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है ना, मोमेंटम है। इसके अलावा टॉर्क है ना, एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम। सर नाम भी नहीं सुना होगा तुमने शायद एंगुलर मोमेंटम टॉर्क का, तो है ना। इसके अलावा एनर्जी है ना, वर्क डन है। अरे बहुत सारी हैं, मतलब तुम नाम लो, जो जस्ट नेम इट भाई साहब। इनके अलावा जो क्वांटिटी तुम्हारे दिमाग में आ जाए सारी की सारी डिराइव्ड होती हैं, ठीक है? किसके अलावा? मास, लेंथ, टाइम, करंट और टेम्परेचर। इसके अलावा कैंडेला होती है, ल्यूमिनोसिटी, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मोल होता है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, क्वांटिटी ऑफ मैटर की। अपन तो इसी तक रह रहे हैं बस अभी, ठीक है? अच्छा सर, फिर इसका मैं क्या करूँ? मतलब बता तो दिया है, ड्राइव्ड फंडामेंटल, मैं क्या करूँ इसका? मेरे क्या इसमें इस्तेमाल करना है? अब ध्यान सुनो बेटा, तो होता क्या है कि अपने को जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना, उनका बेसिकली अपने को रूट पता होना चाहिए कि वो कैसे आई है, कहाँ से आई है ना। फंडामेंटल से तो आई है, पर फंडामेंटल का उनका क्या लेना देना है, कैसे रिलेशन है उसका, कैसे आपस में लिंक होती है, ये अपने को लिखना आना चाहिए। बेसिकली सारे के सारे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, सारे के सारे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, अपने को वी शुड नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट कह रहा हूँ मैं, देखो इसे कला कह रहा हूँ बेसिकली, कि वी शुड नो the art of writing the derived quantities in terms of the fundamental quantities, in terms of the fundamental quantity and the procedure। ध्यान सुनो सर, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। the procedure of writing the derived quantities in terms of the fundamental quantities is known as the procedure of writing the dimensional formula, is known as the procedure of writing the dimensional फॉर्मूला। मैं लिखता हूँ ये सब चीज़ें ना, ऐसे ऐसे थोड़ी हवा में नहीं बात करूंगा बिल्कुल भी एकदम, है ना। सुनो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखो। अब सुनो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ना। देखो सुनो क्या लिखा मैंने, द प्रोसीजर, द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग द डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइटिंग एक्सप्रेसिंग कह लो, है ना, एक्सप्रेसिंग कह लो, एक्सप्रेसिंग द डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेटा अगर कहीं हैंडराइटिंग में दिक्कत लगे तो मेरे जो बोल रहा हूँ ना उन शब्दों के ऊपर फोकस करना, ठीक है? द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग और एक्सप्रेसिंग द डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ, in terms of fundamental quantities, in terms of fundamental quantities is known as, is known as procedure of writing डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल, ये क्या होते हैं सर डायमेंशनल फॉर्मूला? अब इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? अब अपना पूरा का पूरा फोकस कहाँ होगा? इस डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर होगा। अच्छा देखो बेटा सुनो, अब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करता हूँ बेटा। आप समझ लो तुम फिजिक्स के अंदर एंटर कर गए हो बस अब, ठीक है? अब तुम, अभी तक मैं पढ़ा रहा तुम्हें गणित, अभी तुम पढ़ा रहा तुम्हें गणित, अब तुम फिजिक्स के अंदर धीरे 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 एंटर हो रहे हो, ठीक है? इतना मजेदार सब्जेक्ट है ना। तुम लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी ना, फिजिक्स क्या होती है, नहीं देखोगे तो पछताओगे। मैंने बद लिखा था ना पहली वाली वीडियो, भाई साहब बड़ी मजेदार वीडियो बताई थी, है ना। तो बिल्कुल उसी मजे की तरफ अब तुम धीरे 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 बढ़ रहे हो, ठीक है? तो क्या होती है भाई, ठीक है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अब उसकी बात करेंगे। आओ सुनो जरा ध्यान से देखो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा भाई डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके
ठीक भाई, समझ आई बात। डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, ई का होता है बेटा, सुनो जरा ध्यान से। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने की एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है, फॉर्मेट होती है, प्रॉपर एक फॉर्मेट होती है। क्या फॉर्मेट होती है? ऐसे बड़ी ब्रैकेट, ऐसे बड़ी ब्रैकेट, फिर आप लिखते हो एम, कैपिटल लिखना है सब। फिर लिखते हो आप स्पेस देके थोड़ा सा एल, फिर स्पेस देके कैपिटल एल, फिर स्पेस देके कैपिटल टी, फिर स्पेस देके कैपिटल टी, और फिर आप ब्रैकेट को बंद कर देते हो, फिर आप ब्रैकेट को बंद कर देते हो, ठीक है। एम स्टैंड्स फॉर मास, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। मैंने शुरू के 3 उठाए हैं, हालांकि इसमें आगे टेम्परेचर या अगर वो भी जोड़ना होता अपने को, कैंडला वैंडला सब तो आगे जोड़ते हैं यहाँ पर मैं तो 3 की बात करूँ, तुम्हें बोला था ना 3 की बात करूंगा। देखो सुनो, तो दिस स्टैंड्स फॉर मास, दिस स्टैंड्स फॉर लेंथ, ठीक है, दिस स्टैंड्स फॉर टाइम, दिस स्टैंड्स फॉर टाइम। पक्की बात एकदम। अच्छा, यहाँ पर इनकी कुछ होती हैं पावर्स, इसको मैं ए, बी और सी से लिख देता हूँ। कैसे लिख देता हूँ? सी से। कि भाई कोई चीज़ कितनी पावर से डिपेंड करती है। जैसे कि एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर पावर 2 आ जाएगी, है ना। इस तरह से घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मजा आएगा तुम्हें। देखो सुनो, तो पहली अगर मैं बात करूँ कि मैं मास की बात करूँ, मास की बात करूँ, अच्छा भाई मास की बात करूँ, तो अगर तुम्हें बोला जाए कि भाई किसी चीज़ को तोलो, तो किसी चीज़ को अगर, अब सुनो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूँ तुम्हें मास का। तो सबसे पहले क्या लिख दो चुपचाप, सबसे पहले तो ये लिख दो एम एल और टी, एम एल और टी। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें किसी चीज़ का मास, तुम्हें किसी चीज़ को तोलना है, तो उस चीज़ को तोलने के लिए क्या तुम्हें ये जानने की ज़रूरी है कि वो कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे तो तोलना है, कितनी भी लंबी हो कितनी भी चौड़ी हो। या तुम दिन के 3 बजे तोलो तो कुछ और हो जाएगी, रात को 3 बजे कुछ और तो हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब वो किसी चीज़ के तोलने के लिए ना तो उसकी लेंथ ब्रेड पर डिपेंड करता है ना समय पर, भाई किसी भी टाइम तोले तो उतना उतना वो तो बैठेगा यार, ठीक है। तो बेसिकली अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि भाई मास पर तो डिपेंड करता है, देखो एम की पावर 1 लिखी मैंने, मास पर तो डिपेंड करता है, पर लेंथ पर और टाइम पर डिपेंड नहीं करता। एम पावर 1, एल पावर 0, टी पावर 0। घबराओ मत, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, परेशान मत हो। सुनो, लेंथ, भाई मुझे क्या करनी है, मुझे 1 मीटर लेंथ मान लो नापनी है, मुझे 1 मीटर लेंथ नापनी है। तो वो 1 मीटर लेंथ नापने के लिए तो जो स्केल का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, क्या उस स्केल के वजन से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। मतलब कि मास पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मास का कोई फर्क नहीं। हाँ, लेंथ से तो फर्क पड़ेगा, लेंथ ही तो नाप रहे हो। अच्छा, दिन में नापा तो कुछ और, रात में नापा तो कुछ और, ऐसा होता है क्या? दिन में तुमने नापी भाई साहब तुम्हारी पैंट भाई साहब 2 मीटर की 1 मीटर की, रात में नापा पैंट भाई साहब इतनी सी निकली, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो टाइम पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, किसी टाइम नाप लो। तो एम पावर 0, एल पावर 1, टी पावर 0, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से टाइम की बात करूं, भाई तुम्हारे हाथ में घड़ी दे दी मैंने, तुम्हारे हाथ में मान लो घड़ी दे दी, एम एल और ये टी, ठीक है, तुम्हारे हाथ में घड़ी दे दी, ठीक है। और घड़ी दे के तुमसे अगर समय नापवाऊं, तो अगर मैंने बोला कि मतलब 2 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में 2 बच्चे, एक मोटा एक पतला, ठीक है, एक मोटा एक पतला, दोनों के हाथ में घड़ी दे दी, दोनों के हाथ में घड़ी दे दी भाई साहब, ठीक है। तो दोनों ने टाइम नोट करा ढंग से, तुमने दोनों ने टाइम नोट कर लिया। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मोटा है वो कुछ और टाइम नापेगा, जो पतला है कुछ और टाइम नापेगा, थोड़ी यार मास कोई लेना देना नहीं टाइम का यार, टाइम का और मास का कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। तो मास का कोई लेना देना नहीं है तो पावर 0, और लेंथ का भी कोई लेना देना नहीं है, समय जब नाप रहे हो तो बस इतना, टी पावर 1, टी पावर 1। अच्छा, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया? m1 l0 t0, लेंथ का m0 l1 t0, और टाइम का कितना आया? m0 l0 t1। इस तरह से पढ़ा जाता है इन्हें, इस तरह से पढ़ा जाता है। अब देखो एक और बात करते हैं आपके साथ, एक और बात करते हैं। अब सुनो, अब तुम्हें चर्चा का तुम्हें फील आने लगेगी थोड़ी सी कि हाँ फील हो रही है यार, फील हो रही है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अब बात करी मैंने एरिया की, अब बात करी मैंने एरिया की। अच्छा, एरिया क्या होता है? एरिया होता है एल स्क्वायर, एरिया होता है एल स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। अरे लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई भी तो लेंथ ही तो यार, चौड़ाई भी तो क्या है? लेंथ ही तो है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एरिया के फॉर्मूला में तुम्हें कहीं मास नजर आया? नहीं आया। क्या टाइम नजर आया? नहीं आया। तो फॉर्मूला लिख दो, क्या लिखो? m0 l2 और t0 हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका रहेगा? किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ये? एरिया का। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से मान लो मैं तुम्हारे साथ वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं? वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम क्या होती है? एल क्यूब। क्या होती है? एल क्यूब। अरे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वॉल्यूम, अरे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और चौड़ाई और ऊंचाई भी तो होती तो लंबाई ही है ना यार। अब तुम देखो वॉल्यूम के फॉर्मूला में कहीं तुम्हें मास और टाइम नजर आया? नहीं आया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया? m0 l3 और t0। हाँ, अब तुम्हें दिखना समझ आ गया होगा ना कैसे लिखना है?
फील आ गया कि थोड़ी सी। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और सुनो और सुनो और सुनो, मजा आएगा। देखो सुनो, मैंने बोला चलो वेलोसिटी, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी। अच्छा तुम इसको नोट करो एक बार, अगले पेज पे लिखूंगा फिर ज़्यादा हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो एक बार अच्छे से, फिर अगले पेज पे लिखेंगे। देखो सुनो आओ, किसकी बात कर रहा था मैं, वेलोसिटी की बात कर रहा था ना। देखो सुनो, 5 नंबर था, कितना था वो, चलो कोई नहीं 5 नंबर डाल देता हूँ मैं, देख लेना तुम लोग, सीक्वेंस देख लेना तुम लोग, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी, बेटा किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले ना तुम्हें उसकी डेफिनेशन बस पता होनी चाहिए, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है। अगर मुझे डेफिनेशन नहीं पता होगी ना तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे रटना पड़ेगा यार, और मैं तुम्हें पता है रटवाने के बिल्कुल खिलाफ होता हूँ यार, चीज़ें मुझे रटवाना पसंद नहीं है बच्चे को। तो बच्चे को फील करा दे यार चीज़, बच्चे को फील करा दे तो बच्चा याद कर लेगा अपने आप यार, उसमें रटवाना क्या है उसको, है ना। रटना नहीं भाई साहब, फिजिक्स में अगर रटना पड़े तो भाई साहब लाना है तुम्हारे ऊपर भी मेरे ऊपर भी एकदम, है ना। देखो सुनो, तो डेफिनेशन अपने को पता होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होती है अपने को पता है, वेलोसिटी या स्पीड बेसिकली, क्योंकि अभी तो डायमेंशन की बात करें तो दोनों का एक ही आएगा। तो वेलोसिटी क्या होता है बेसिकली, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है ना। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, ओ भैया कितना है डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ है ना भाई मेरे। तो वेलोसिटी होती है ना जो वेलोसिटी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब कि वेलोसिटी जो हुई वो क्या हुई बेसिकली, लेंथ बाय टाइम, क्या हुई वो, लेंथ बाय टाइम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या अच्छा वेलोसिटी की वो क्या हुआ डायमेंशनल फार्मूला, वो क्या हुआ यूनिट, वो तो वही मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यूनिट कैसे निकाली मैंने, मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीटर पर सेकंड, ये आ गया, है ना। अब डायमेंशनल फार्मूला, अब डायमेंशनल फार्मूला एम एल और टी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या फार्मूले में कहीं एम नजर आ रहा है, मास नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा लेंथ नजर आ रही है, हाँ एक बार नजर आ रही है, कितनी बार, एक बार। देख टाइम नीचे है ना, टाइम कहाँ है, नीचे है ना, बटे में है ना, तो ऊपर आएगा तो पावर -1, तो यहाँ पर मैंने टाइम की पावर लिखी -1, टाइम की पावर लिखी। तुम्हें समझ आया ना -1 क्यों लिखा, क्योंकि टी नीचे था, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा ना, यहाँ पर तो -1 है, बराबर में लिखा हुआ है तो इसलिए -1 लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और चीज होती है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी, है ना, मैं चेंज नहीं लिख रहा हूँ, तुम ध्यान से देखना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखो, अब देखो मेरे सामने, अब देखो क्या समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हुई है, मैं तुम्हें समस्याएं बताता हूँ। मैंने देखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, अच्छा मैंने कहा ठीक है यार, पर वेलोसिटी, अगर तुम्हें वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो सीधा यहाँ पुट कर दो, मैं तो कहता हूँ याद मत कर, तू सब चीजों को बेसिक में उतार, किस में उतार, बेसिक में। भाई मुझे लिखना किस में, मास लेंथ और टाइम में लिखना है ना, कैसे लिखना है, मास लेंथ और टाइम में, टाइम तो पता चल गया, मैं बड़ा खुश, पर मुझे वेलोसिटी थोड़ी पता है क्या होती है, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन तो पता है ना, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम पहले से, एक टाइम पहले से। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ डायमेंशनली बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम, बेसिकली कितना हुआ, लेंथ बाय टी स्क्वायर, लेंथ बाय टी स्क्वायर। तो देख डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, m0 l1 t-2, t-2, तुम्हें समझ आ गया होगा ना। जो भी क्वांटिटी दिख जाए ना भाई साहब बेसिक में उतार दे, किस में उतार दे, बेसिक में, एम एल और टी में उतार दे, किस में उतार दे, एम एल और टी में उतार दे, किस में उतार दे, एम एल और टी में उतार दे, भाई साहब डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और सुनो, और बात बताता हूँ तुम्हें अच्छी अच्छी, आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, सुनो, देखो सन्नाटो, देखो। एक और बात करी मैं तुम्हारे साथ, क्या मैंने बोला, मोमेंटम, मैंने बोला मोमेंटम। मोमेंटम को बेटा फिजिक्स में पी से दिखाते हैं, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा, बेशक बेटा मैथमेटिकली जो होता है ना मोमेंटम, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, तुमने 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं पढ़ाऊंगा अपने आप। देखो सुनो, अभी डिटेल में जा रहा, बेसिकली मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यूनिट क्या बनी, यूनिट क्या बनी, यूनिट बनी देख मास किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड, तो यूनिट क्या बनी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो लिखने का तरीका, किलोग्राम, और जब मल्टीप्लाई में लिखना था ना तो मैंने इसे डैश बनाया, क्या बनाया, घटा का निशान मत समझ लेना, इसको घटा दिया इसमें सर ने, किलोग्राम फिर ऐसे करके डैश बना के मीटर फिर पर सेकंड, ठीक है। तो लिखने का तरीका हो गया। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देखो, मैं मास देख के मैं बड़ा खुश, मैंने कहा बेसिक है सीधा लिख दूंगा, वेलोसिटी देख के मैं फिर परेशान, वेलोसिटी तो आती नहीं, तो अपन ने लिख दिया वेलोसिटी को, कैसे लिखा, देख ये क्या है मास, और ये क्या है एल बाई टी, ये क्या है एल बाई टी, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बना, m1 l1 और t-1, और t-1, डायमेंशनल फार्मूला आ गया, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं, बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अच्छा फिर मैंने बात करी तुम्हारे साथ फोर्स की, फिर मैंने तुम्हारे साथ बात करी फोर्स की। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स को फिजिक्स में एफ से दिखाते हैं, और ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसकी जो यूनिट होती है ना वो होती है न्यूटन, वो होती है न्यूटन। एसआई जो यूनिट होती है ना इसकी वो होती है न्यूटन, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन। अच्छा
और जिसकी सीरियस यूनिट होती है ना, सीरियस यूनिट होती है, वो होती है डायन। डायन नहीं, मतलब बेसिकली डाइन होती है, ये डायन मत पढ़ लेना इसको, डाइन होती है, ये सीरियस यूनिट होती है इसकी डाइन, और ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। इसी तरह से इन सब की भी तुम सीरियस लिख सकते हो ना। इसकी सीरियस लिखनी होती है तो किलोग्राम, ये तो ग्राम हो जाता, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या हो जाता, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी सीरियस कितनी हो जाती, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी सीरियस कितनी हो जाती, कहाँ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार हाँ ना तो बोल यार, है ना। अब ध्यान से देख, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन, मतलब कि किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाएगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब इसकी तुम्हें वो पूछ ले तो डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले तो, अब डायमेंशनल फार्मूला बहुत आसान है यार, कैसे निकालेंगे। देखो मास देख के मैं बड़ा खुश, एक्सेलेंस देख के मैं फिर परेशान, मैं ये तो आता ही नहीं यार। देख सुन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्शन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। मैं टाइम देके बड़ा खुश, वेलोसिटी देके फिर परेशान, तो आज आते नहीं आ रही तो मेरे को। तो वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, तो ये हुआ मास इंटू लेंथ बाय, एक टाइम पहले से था, एक टाइम और आ गया। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, m1 l1 t-2 हो गया लो, है ना। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये रटना पसंद करोगे या डेफिनेशन याद रखना पसंद करोगे। डेफिनेशन याद है तो सब कुछ याद है यार, उसमें ये डायमेंशन एम एल फलाना ढिमका नहीं, तो मेरे से तो याद ही ना हो, मेरे को कोई कह दे तो ये याद कर सर, हो ये याद सर को, ये सही मैं हो गई नहीं यार मेरे से। मेरे को तो सिर्फ डेफिनेशन याद रहती है कि डेफिनेशन क्या है भाई, सब चीज है क्या, मुझे तो सिर्फ ये याद है। इसके अलावा मुझे फालतू चीजों को याद करने की कोनो आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, कोनो आवश्यकता भैया मेरे को नहीं है ना। देखो जरा एक बार इसको अच्छे से नोट करो, फिर दो चार चीजों के डायमेंशन फॉर्मूले तुम्हें और बताता हूँ, ठीक है। बाकी किताबों में तो भाई साहब तुम देखोगे, किताब में तुम्हारा ना, जैसे वो प्रदीप की किताब हो ना, या कोई भी किताब हो 11वीं की, भाई साहब टेबल बनी हुई है आराम से, 20-50 क्वांटिटी लिखी हुई है, और बराबर में उसके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हुए हैं। बच्चा थोड़ी याद करेगा यार, उसको परेशान हो जाएगा यार, वो मर जाएगा याद करते करते। तो इसलिए याद उसको करना नहीं, तुम्हें तो पर डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन का होता है, डेफिनेशन पता है तो ये सब फालतू चीजें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो बस इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो जरा ध्यान से देखो, तो अगर जैसे अपन ने फोर्स का करा ना, उसी प्रकार से अपन और बहुत सारी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, मान लो वर्क डन, किसका निकलवाऊँ मैं, वर्क डन का निकलवाऊँ, तो वर्क डन को फिजिक्स में डब्ल्यू से दिखाते हैं ना। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ये तो मैं 9th क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ। अब वर्क डन जो होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, है ना। अब ये सर, ये डॉट प्रोडक्ट, और सर ये एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये कैसे सर, ये सब बातें बाद में पढ़ेंगे अपन, है ना। बाकी बेटा वर्क डन की जो अच्छी डेफिनेशन है ना, ये होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि बेटा फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये बातें तो तुम्हें बता चुका हूँ ना वेक्टर वाला पोर्शन जब पढ़ाया था तो। और डॉट प्रोडक्ट तो मुझे निकालना आता ही है ना। तो क्या होता है ये, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, है ना, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब तुमसे अगर मान लो इसकी कोई वो पूछ ले, क्या पूछ ले, इसका कोई तुमसे पूछ ले डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट देख के मैं बड़ा खुश, मैंने कहा हाँ लेंथ होती कर दूंगा। अब फोर्स देख के मैं फिर परेशान, मुझे पता ही नहीं फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। पर फोर्स तो मुझे पता है ना, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और साथ में है एक डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान सुना, देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। मास देख के मैं फिर बड़ा प्रसन्न, मुझे पता है मास क्या होता है, पर एक्सेलरेशन नहीं पता। देखो सुनो, मास, एक्सेलरेशन क्या है, लेंथ, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और साथ में एक लेंथ, साथ में एक लेंथ, डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ, है ना। अब देखो मास टाइम लेंथ मुझे पता है, वेलोसिटी देख के मैं फिर परेशान। वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, तो m, और ये हुआ l, और नीचे टाइम एक और है तो t स्क्वायर, और ऊपर एक और l है। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या बना, m1 l2 t-2। देखो डायमेंशनल फार्मूला आ गया वर्क डन का। ये मुझे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। वर्क डन और एनर्जी बेसिकली एक ही बात होती है, वर्क डन और एनर्जी बेसिकली एक ही बात होती है। डायमेंशनली जो होती है वर्क डन, वर्क डन देख, डायमेंशन ऑफ वर्क डन, डायमेंशन ऑफ वर्क डन और डायमेंशन ऑफ एनर्जी एक ही होते हैं। आज के बाद तुम ये बात याद रखोगे, वर्क डन के डायमेंशन और एनर्जी के डायमेंशन दोनों बराबर होते हैं। तुम कहोगे तो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा दूंगा, तुम ध्यान से देखो। तो एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, देखना तुम काइनेटिक एनर्जी के भी डायमेंशन तुम्हें यही ला के दिखाता हूँ। देखो सुनो, तो काइनेटिक एनर्जी तो तुम जानते हो ना, 9th क्लास में पढ़ी थी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो हाफ का क्या डायमेंशन, अच्छा तो मुझे बताओ, आधा जो होता है हाफ होता है, हाफ कोई लंबाई होता है कि 1 मीटर का होता है सर हाफ, या सर 2 किलो का होता है सर हाफ, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब कि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता भाई साहब, अरे नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। तुमसे पूछे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला मत लिख देना। 2 लंबा थोड़ी होता है, 2 मोटा थोड़ी होता है, 2 वजन थोड़ी होता है, 2 की लंबाई चौड़ाई थोड़ी होती है यार। तो इसका मतलब 2 का कोई डायमेंशन नहीं है, 1000 का कोई डायमेंशन नहीं है, बस अभी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। कैसे है ये, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अच्छा मास का डायमेंशन है, वेलोसिटी का डायमेंशन है, तुम देखो। तो मास देखते ही मैं प्रसन्न, मैंने कहा मास तो मुझे पता है m होता है, वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम, तो लेंथ बाय टाइम और इसका स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर था ना। अब देख डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, m1 l2
T-2, तो ध्यान से देख ये बना नहीं बना है ना। तो अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, क्या होती है mgh मास, और g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g मतलब बेसिकली क्या एक्सेलरेशन है, क्या है g एक्सेलरेशन है ना। और h क्या है, h तो हाइट है। तो तुम उसका भी निकालो, डायमेंशनल फॉर्मूला इतना ही आएगा। तो बेसिकली वर्क डन और एनर्जी के जो डायमेंशन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर। और इसी तरह से तो पावर होती है ना। पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होती है, एनर्जी, डिलीवरी ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर तुम्हें अब देखो एनर्जी का, तुम अगर मुझे सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से कर दूंगा। और नहीं याद रह जाए तो मैं बेसिक में उतर जाऊंगा फिर से, कि एनर्जी को वर्क डन की तरह लिख दूंगा और आते आते कर दूंगा फिर से उसको। अरे कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, पक्की बात एकदम कर सकता हूँ ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा उसका, m1 l2 और t-3, क्योंकि t-2 तो एक है ना, और t ऊपर से फिर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से उसका डायमेंशन फार्मूला मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलो बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आगे मैं चर्चा को फिर दूसरी वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो कर लो एक बार इसको अच्छे से। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।